वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है रमज़ान मुबारक की आमद है और इसमें बहुत सी चीज़ों के साथ साथ आपको स्किन का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर गर्मियों में जब रमज़ान मुबारक आ रहा हो और मौसम भी तब्दील हो रहा हो। आजकल गर्मी भी है लेकिन बीच में जब हवाएँ चलना शुरू हो जाती हैं तो पोलन उड़ना शुरू हो जाता है और बहुत से लोगों को एलर्जीज़ भी हो रही हैं, इन्फेक्शंस भी हो रहे हैं। उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ काज़मी मौजूद हैं जिन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब, वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल चाल है बस ठीक डॉक्टर साहब? ठाक, बड़ी जी मेहरबानी। डॉक्टर साहब, गर्मी में जब हवा चलती है तो फिर पोलन उड़ना शुरू हो जाते हैं और एलर्जीज और इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा। आजकल के मौसम में सबसे पहले आप मुझे बताइए किस तरह ख्याल रखा जाए स्किन का? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक तो गर्मी आ रही है, ऊपर से रमज़ान माशाल्लाह शुरू होने वाला है। जी। मैं ये हमेशा कहता होता हूँ गर्मी के स्टार्ट में हम लोगों को वाटर इनटेक ज़्यादा कर देना चाहिए, पानी का कंजम्पशन, जी। फ्रूट्स, जूसेस, फ्लूइड्स ये ज़्यादा लें, मिल्क प्रोडक्ट्स और मिल्क ज़्यादा लें, ताकि जितनी हमारी स्वेटिंग हो रही है और डिहाइड्रेशन होती है, हम लोगों को पसीने में, खाली पसीने में पानी नहीं बह रहा होता, हमारा नमक भी निकल रहा होता है बॉडी से, सॉल्ट एंड वाटर डिप्लीशन। तो वो लोग अगर जो बाहर मार्केटिंग का काम करते हैं गर्मियों में, उनकी जॉब ऐसी है, जिन्होंने सारा दिन बाहर रहना है और वो यानी मोटर बाइक पे लोग सुबह से शाम तक बाहर, उन लोगों के लिए तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और नींबू पानी ज़्यादा लें लेमन के साथ, उसके बाद उसमें नमक ज़रूर थोड़ा सा डाल लें, ताकि वो जो नमक कम हो जाता है जिस्म में, हम उसको कॉम्पेंसेट कर लें। तो पानी, फ्रूट, जूस, दूध, इसका इंटेक ज़्यादा लें। इसके साथ आप गर्मी को और ये हब्स को काउंटर कर सकते हैं। बिल्कुल सही, गर्मी और हब्स को काउंटर किया जा सकता है। लेकिन इतने घंटे जो करीबन सुबह 4 से 7 बजे तक का रोज़ा होगा, तो इस दौरान तो ज़ाहिर है आप फास्टिंग कर रहे होंगे और जो 7 बजे से सुबह 4 बजे तक का टाइम होगा उसमें आपने सारी पानी की कमी को पूरा करना होगा। लेकिन कैसे करें? आप सिर्फ पानी पीते रह जाएंगे, फिर आप कुछ खा नहीं सकेंगे। देखिए सिंपल बात यह है कि आपने देखा होगा लाहौर में, मैं लाहौर में रहने वाले हम लोग, आप लोग लाहौरिये जो है ना, वो स्पेशली बहुत एहतमाम करते हैं रमज़ान में। सहरी पे भी हरीसा, निहारी, सिरी पाए और हलवा, ये गाजर, ये अपना चने, पराठे चल रहे हैं, आलू वाले, कीमे वाला कीमे। अच्छा, यही काम फिर वो अफ्तारी पे आ जाता है, पकौड़े, समोसे, जलेबियाँ, कचौरियाँ। हम लोग इतना फैट्स ले लेते हैं। मैं ये कहता हूँ अपने लोगों को कि रमज़ान में अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा कि ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है या तुमने इसके बाद खाना नहीं खाना। वो हम लोग इतना खा लेते हैं। अच्छा, फिर होता क्या है, अब हम लोग वॉक और जॉग और एक्सरसाइज नहीं करते। हाय रोज़ा है, अब कौन जाए। अच्छा, इतना खा लिया होता है और उसके बैड इफेक्ट ऑब्वियसली आपकी स्किन के ऊपर आते हैं, क्योंकि आप डल बहुत हो जाते हैं। स्किन पे अगर आपके पिंपल्स ऑलरेडी निकले हुए हैं वो बढ़ जाएंगे। अगर आपकी स्किन रफ है वो और रफ हो जाएगी। अगर आपकी हल्के पड़े हुए हैं वो बढ़ जाएंगे। सो आपने एक्सरसाइज, अच्छा लोगों के पास एक बहाना क्या होता है एक्सरसाइज ना करने का, भाई रोज़े में एक्सरसाइज नहीं होती यार, बस शाम को कौन निकले, 7 बजे, पौने 7 बजे इफ्तारी या मगरिब है, उससे पहले हम तो करते हैं, फिर बाद में नमाज पढ़नी है, रोज़ा खोलना है, फिर रोज़े के खोलने के बाद बंदे का दिल नहीं करता किसी से बात करे। लोगों का ये जनरली कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, क्या आपको ये सब चीज़ें खाना ज़रूरी है इतना हैवी? आप सहरी खा रही हैं या आप एक बड़ा वलीमे का खाना खा रहे हैं? ये बताइए, सारे फैट्स और इस तरह की तली हुई चिकनी चीजें खाने से स्किन के ऊपर क्या असर होता है? बिल्कुल, स्किन पे बहुत बुरे असरात होते हैं। आप जब ये फैट्स इतनी लेंगे, एक्नी, आपको पिंपल ज़्यादा निकलेंगे। अच्छा जी, उसके बाद पिंपल्स के अलावा ऑयली स्किन ज़्यादा हो जाएगी, आपके पोर्स बंद हो जाएंगे, आपको सबसे बड़ी बात है एलर्जी शुरू हो जाती है, जिसको हम द्रपड़ कहते हैं। अच्छा। और इंग्लिश में हम अपनी टर्मिनोलॉजी में उसको अर्टिकेरिया कहते हैं, छिपाकी कहते हैं पंजाबी में। ये निकलती है। बंदा जब बहुत फिश खाता है, मटन खाता है, चिकन खाता है और ये हरीसा, निहारी, तो क्या होगा, खारिश शुरू हो जाएगी बॉडी पे। तो हम लोगों को ये चाहिए कि ऐसी डाइट को जिनमें पराठे और ये ऐसी मुरगन गज़ाएं इनको कम करें, चिकनाई और तली हुई चीजों को कम से कम इस्तेमाल तली हुई चीज़ों को उन बच्चियों के लिए या उन लोगों के लिए जिनको एक्नी है, जिसको एक्नी बहुत है, पिंपल निकले हैं, चेहरा भरा हुआ है, ऐसा होता है। इसका मतलब कि स्टमक का इफेक्ट जो है वो आपकी स्किन के ऊपर एक्नी की सूरत में आता है। आपकी जो आप खाएंगे वो फेस पे रिफ्लेक्ट करेगा। देखिए ना, आपकी अगर आप बड़ी पेल हैं
तो सबसे पहले मैं आपसे क्या क्वेश्चन करूंगा एज ए डॉक्टर, मैं कहूँगा सीमल आपका इतना कम्प्लेक्शन पेल क्यों है, क्या आप डाइटिंग कर रही हैं? ये एकदम मेरे जहन में बात आएगी। अच्छा, अगर आपका चेहरा बड़ा ग्लो कर रहा है और बड़ी आप ब्लश कर रही हैं और रेड, तो मैं कहूँगा भी सीमल लगता है कि आजकल तो माशाल्लाह खूब खा पी रही हो। सो मैं एज ए डॉक्टर आपकी स्किन को देख के फेस की डायग्नोज कर लूंगा कि क्या आप प्रॉपर डाइट ले रही हैं कि नहीं ले रही। बिल्कुल सही, और ये बड़ा जरूरी भी होता है। डाइटिंग जो लोग करते हैं उसका क्या इफेक्ट होता है? मैं तो बहुत खिलाफ हूँ डाइटिंग के। अब आप अगर ये कहें कि डॉक्टर साहब मैंने क्रैश, एक डाइटिंग क्रैश डाइटिंग है, जिस तरह क्रैश लैंडिंग होती है जहाज की, भाई ये डाइटिंग की क्या जरूरत है? आप बैलेंस डाइट लें, जिम ज्वाइन करें या एक्सरसाइज और वॉक करें। मैं ये समझता हूँ कि डाइटिंग से क्या होगा, हल्के ज्यादा पड़ेंगे, हल्कों के अलावा आपका मूड बहुत ख़राब रहेगा, आपकी डाइट प्रॉपर नहीं होगी, आप चिड़चिड़ी और ज़िद्दी हो जाओगे और चेहरे की स्किन ढलक जाएगी। और फिर जब चेहरे की स्किन ढलक जाती है 6 महीने साल में डाइटिंग के बाद, आप हमारे पास आते हैं, डॉक्टर आतिफ मुझे बोटॉक्स लगा दें, मेरे फिलर्स कर दें, मुझे पीआरपी कर दें, मेरी डर्म एब्रेजन कर दें, पीलिंग कर दें, हाइड्रा फेशियल, वो जितने प्रोसीजर मैं करता हूँ वो आप जब आगे कहते हो तो मैं कहता हूँ ये हुआ क्या था डॉक्टर साहब, मैंने तो क्रैश डाइटिंग की है। या डिलीवरी के बाद हमारे मुल्क में एक और मैं बात बताता चलूँ आपके प्रोग्राम में, जब एक औरत बच्चा डिलीवर करती है ना, तो बच्चे की डिलीवरी के बाद थोड़ी सी बॉडी में चेंज तो एक औरत की आती है। देखे ना, 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी पेट में, फिर डिलीवर होता है, तो हमारी औरत चाहती है कि मैं एक ही दिन में या ओवरनाइट उसी वीक पे चली जाऊं जो प्रेगनेंसी से पहले थी। और फिर उसकी सहेलियां उसको कहती हैं तुम क्रैश डाइटिंग करो, तुम देसी टोटके करो, छोड़ दो तुम ये अपने आप को, वापस तुम उधर आ जाओ। मैं ये समझता हूँ ये ग्रेजुअल होना चाहिए। जब एक औरत बच्चा डिलीवर करती है तो 40 डेज तक तो उसका यूट्रस उसकी जगह पे आता है और वो ग्रेजुअली अपने आप को करे। ये ना कहे कि मैं विद इन 1 वीक बिल्कुल स्किनी हो जाऊं जिस तरह मैं प्रेगनेंसी से, शादी से पहले तो उसके भी बैड इफेक्ट्स जो हैं वो स्किन के ऊपर आते हैं, और वो स्किन के ऊपर जो इफेक्ट्स आते हैं उसमें ब्लेमिशेस बहुत ज्यादा, छाइयां पड़ जाती हैं चेहरे के ऊपर, स्याहियां पड़ जाती हैं, उनका इलाज वैसे मुमकिन है? बिल्कुल स्याहियों का इलाज है, स्याहियां पड़ती हैं। और एक और बड़ा बैड इफेक्ट आता है, वो आप एग्री करेंगी, बाल गिरने लग जाते हैं। जब आप लोग बाथरूम में जाती हैं, वॉशरूम में, जब आप वो अपना बालों को धोती हैं, सर धोती हैं, तो नीचे जब टब में देखते हैं तो वहां तो बालों के गुच्छे पड़े होते हैं। तो जब नीचे नजर जाती है तो आप शॉक में चली जाती हैं कि जी मेरे तो बाल अगर इस हिसाब से गिरते रहे तो 6 महीने में तो बिल्कुल ही फारग हो जाऊंगी मैं। फिर आप जब बेड पे लेटती तो आपका जो पिलो होता है, जब सुबह उठती हैं तो आप तकिया देखते हैं, तकिए के साथ बाल इतने लटके। सो ये डाइटिंग के बैड इफेक्ट्स हैं। स्याहियाँ या छाइयाँ जिसको हम लोग मेलाज्मा कहते हैं अपनी टर्म में, वो पड़ जाना, बालों का गिरना, हल्के पड़ना। सो इन स्याहियों का 100% इलाज है। हम लोग उसकी करते हैं, पीलिंग भी करते हैं, मेलानो पील्स भी आ गई हैं, स्किन वाइटनिंग सीरम्स भी आ गए। लेजर अभी तक ऐसा कोई नहीं बना जो स्याहियों को खत्म कर सके। अच्छा। तो लोगों का ये ख्याल है कि जी लेजर स्याहियों के लिए भी बना हुआ है। मैंने आज तक, मकसद मुझे 40 साल हो गए डर्मेटोलॉजी में, लेजर मैं आई वॉज द फाउंडर ऑफ लेजर इन पाकिस्तान, स्किन लेजर, लेकिन आज तक मेलाज्मा का, स्याहियों का लेजर कोई ऑथेंटिक नहीं आया। लेकिन प्रोसीजर्स बहुत आ गए हैं जिसके साथ हम पीलिंग भी करते हैं, माइक्रोडर्म करते हैं, हाइड्रा फेशियल करते हैं, जिससे स्याहियां खत्म हो जाती हैं। स्याहियां खत्म हो जाती हैं और 100% इसका इलाज मुमकिन है। लेकिन हमेशा जो मुझे आपकी एक बात बड़ी अच्छी लगती है जो आप हमेशा कहते हैं कि इलाज मुमकिन होता है, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि अगर हम एहतियात कर लें। बिल्कुल, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो ये एक चीज जो है वो हमेशा मैटर करती है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई हमें कोई, अगर आप लिस्ट बता सकेंगे कौन से जूसेस हैं जो हमारी स्किन के लिए अच्छे हैं? ऑरेंज जूस इज द बेस्ट जूस। लेकिन अब आपको पता है गर्मियों में हमें प्योर ऑरेंज तो मिल नहीं सकता। वो ऑरेंज के वो टिन मिलते हैं या ऑरेंज के हमें पैक्ड मिलते हैं, ऑरेंज में विटामिन सी। आजकल अगर फ्रेश जूस लेना है तो मैं ये कहूँगा तरबूज का जूस बहुत अच्छा है। अच्छा, तरबूज ठंडा चिल्ड करके उसको खाओ और जूस। उसके बाद अनार का जूस बहुत अच्छा है। अनार का जूस तो इतना अच्छा है कि कोई हद नहीं। सेब का जूस आप पी सकते हो निकाल के, सेब का जूस बहुत अच्छा है। अच्छा, शेक्स लेने चाहिए या जूसेस लेने चाहिए? अब शेक्स के साथ फिर आप खवातीन कहेंगी मैं तो मोटी हो जाती हूँ, मेरा वजन बढ़ जाता है, क्योंकि शेक के अंदर तो ज़्यादातर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। जब जूसेस लोगे तो उस वक्त आपकी बॉडी को वो अफेक्ट नहीं करता। जूस के साथ बंदा ज़्यादा, जूस की जो एब्जॉर्प्शन है मैदे में जूसेस की वो ज़्यादा बेहतर है, शेक्स की एब्जॉर्प्शन बेहतर नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा शेक्स ज़रा हैवी रखते हैं, लेकिन शेक्स आर इक्वली इफेक्टिव रादर मोर, लेकिन जूसेस के साथ बंदा लाइट फील करता है। बिल्कुल सही। चेहरे पर अगर एक्नी हो जाए
तो कैसे उससे निजात ले जाए? बिल्कुल निजात मिल जाती है। एक्नी हो जाए, सबसे पहले उसकी रीज़न देखें। अगर एक यंग बच्ची है और उसको एक्नी हुई हुई है और उसके कोई हार्मोनल इश्यूज हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलरिटीज़ हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, तो पहले गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं। मैं जितनी भी बच्चियां आती हैं जो यंग हैं उनको मैं गायनी वाली के पास भेजता हूँ। मैं कहता हूँ बेटा उनसे जाके अपने हार्मोनल इवेलुएशन कराओ। उसके बाद क्या होगा, जब वो आ जाएंगी फिर हम उसकी स्किन की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और उसकी स्किन के लिए हमारे पास कैप्सूल भी हैं। अब तो मैंने आपको एक प्रोग्राम में बताया था, एक ऐसे कैप्सूल आ गए हैं जो हम दे दें तो 3 महीने में सारी एक्नी खत्म हो जाती अच्छा। है। लेकिन प्रेगनेंसी में नहीं दिए जा सकते। और नंबर 2, जो मैरिड औरत है जो प्लान कर रहे होते हैं कंसीव करना बच्चे के लिए, उनको हम नहीं दे सकते। अच्छा, दूसरा, स्किन के ऊपर जो निशान पड़ जाते हैं एक्नी के बाद, क्या वो भी ठीक हो जाते हैं? बिल्कुल 100%। वो जो पंजाबी में कहते हैं खड्डे पड़ जाते हैं, गड़े पड़ जाते हैं, या पिट्स और स्कार्स हम कहते हैं। अब तो उसका PRP आ गया, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, एक प्रोसीजर है। आप ही का मरीज का हम खून ड्रॉ करते हैं, विड्रॉ करते हैं, उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं, उसमें से प्लेटलेट्स निकल आते हैं, उनको हम इंजेक्ट कर देते हैं उन पोर्स में। अच्छा। और 5-6 सेशन होते हैं, महीने बाद सारे का सारा वो आपका साफ हो जाता है। परमानेंटली वो साफ हो जाता है, परमानेंट, इट गोज फॉर गुड 5-6 सेशन। फिर CO2 लेजर है, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर के साथ भी पेट्स को खत्म कर देते हैं। अच्छा। माइक्रोडर्म एब्रेजन है, पीलिंग है। तो हमारे पास बहुत प्रोसीजर्स हैं जो अब एक्नी के स्कार्स और पेट्स और निशानों को खत्म बिल्कुल कर सही। देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब तो इतनी अवेयरनेस आ गई है इन तमाम प्रोसीजर्स की, बोटॉक्स की, फिलर्स की, लेजर की, सबसे ज्यादा आपके पास पेशेंट क्या कराने आते हैं? आजकल देखें खवातीन जो है ना, मैंने ये देखा खवातीन को कुछ भी नहीं होता तो वो आ जाती है। ऐसे तो ना करें। नहीं खवातीन देखें, मैं ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं हम लोग। ब्यूटी कॉन्शियस आप लोग इतना होते हैं। अब आप मेरे पास आएंगी ना, लेट से एक पेशेंट, वो मुझे ज़बरदस्ती एक निशान दिखाने की कोशिश करेगी जो मुझे नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं कहता अच्छा, वो कहती डॉक्टर साहब मैग्नीफाइंग लेंस। अब मैं मैग्नीफाइंग लेंस से देखता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे डॉक्टर साहब आप कैसे डॉक्टर हैं, आपको मेरा निशान नज़र नहीं आ रहा? मैं तो डेली देखती हूँ शीशे में। मैं कहता हूँ बीबी मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, आपको कहाँ से नज़र आ रहा है? सो खवातीन जो है ना, उनको कोई दाना कोई नज़र आ जाए, बस उन्होंने अपने मियाँ के पैसे खर्चवाने होते हैं। अच्छा। मैंने ये देखी है कि उनको पता है कि मियाँ को कहा कि एक ही चीज़ है, वो या कॉस्मेटिक्स यूज़ करती हैं, यानी खर्चा करती हैं, मियाँ का खर्चा कराती हैं, या प्रोसीजर पे। मैं ये समझता हूँ कि हर जो दाग है चेहरे का, उसके लिए लेजर नहीं होता। ये लेजर कोई, अच्छा, लोग ज्यादातर लेजर कराने आते हैं। नहीं लेजर के लिए आते हैं, डॉक्टर साहब मेरी लेजर कर दें, मेरी पीलिंग कर दें। अच्छा, बोटॉक्स के लिए खवातीन बहुत आती हैं, लेकिन बोटॉक्स जो है, बोटॉक्स अगर अल्लाह ना करे कि आपका गलत जगह पे लग जाए तो आपको आपकी आंख ढलक सकती है, आपका मुंह जिस तरह लकवा हो जाता है उस तरह हो सकता है। तो आपने और वो 6 मंथ तक वैसा ही रहेगा। बिल्कुल वैसा रहता है। हम एक हमारी बड़ी मशहूर टीवी एंकर थी कराची की, उनको लग गया था 2-3 साल पहले, तो गलत लगा, तो उनके पूरे ही लिप्स और आईज पे इफेक्ट आया, तो 1 साल शी कुडंट कम फॉर द टीवी प्रोग्राम। तो बात सबसे बड़ी ये है कि प्रोफेशनल्स के साथ इनको चाहिए कि ये जाके अपने लेजर कराएं, जो हमारे पास खवातीन। अच्छा, जो आपने पूछा था क्वेश्चन सबसे कॉमन, लेजर हेयर रिमूवल बहुत है। अच्छा। आजकल खवातीन के चेहरे पे, जिस्म पे बाल बहुत हैं, एक्स्ट्रा हेयर्स, तो उस एक्स्ट्रा हेयर्स के लिए खवातीन सबसे पहले आती हैं और वो हम उनका फौरन लेजर शुरू कर देते हैं। लेकिन वो पहले हम बिल्कुल सही। अच्छा, हेयर रिमूवल की आपने बात की, और हेयर रिमूवल में लेजर जो कराया जाता है, क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है? हाँ, तब तक अगर आपके हार्मोनल इश्यूज, अगर आपके पीरियड्स, अगर आपके पॉलिसिस्टिक ओवरीज, वो कोई अंडरलाइन प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये करता हूँ कि मेरे क्या लेजर कराने से पहले ये सारे टेस्ट कराए जाते हैं? सर्टेनली, ये तो एथिकल प्रैक्टिस है, साइंटिफिक। मेरे पास जो मरीज आती हैं, खातून आएगी, मैं उसको कभी लेजर को टच नहीं करूंगा। पहले मैं कहूंगा अपने हार्मोनल टेस्ट कराएं, और उसके बाद जो है आप ये प्रोसीजर कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपके हार्मोनल बैलेंस है। आते सब यहीं से हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक की तरफ में जाना है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर आतिफ काज़मी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले लेज़र के हवाले से हम बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, लेज़र से क्या परमानेंट सोल्यूशन है हेयर रिमूवल का? कितने सेशंस के बाद बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर शख्स की स्किन डिफरेंट है, हर शख्स के बालों का टेक्सचर डिफरेंट है। सबसे पहले तो जो खातून आती हैं, हम उनको उनके हार्मोन्स की हिस्ट्री लेती हैं। अगर वो कहती हैं कि मेरी हार्मोनल इश्यूज हैं, गायनेकोलॉजिकल हैं, पॉलिसिस्टिक ओवरीज अगर हैं, तो हम कहते हैं, मैं कहता हूँ भाई अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और उसको जाके सारा इन्वेस्टिगेट कराएं और उससे उसकी ट्रीटमेंट ले लें जो आपको हार्मोनल इश्यूज हैं। फिर साथ हम
वो भी लेज़र हेयर रिमूवल शुरू कर देते हैं। अगर एक खातून कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हार्मोन बिल्कुल ठीक हैं, मुझे पीसीओज नहीं है, तो हम उसका फ़ौरन लेज़र शुरू कर देते हैं। अच्छा। और वो लेज़र के 8 से 10 सेशन होते हैं। कुछ लेज़र में 6-7 सेशन हैं, कुछ में 8-10 सेशन, एक 1.5 माह के वक्फे से करते हैं। देखिए 100% हेयर रिमूवल नहीं होता, ये मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बात कर रहा हूँ। लेकिन 70-80%? 80% तक होता है, लुआ लुआ सा रह जाता है, वो जो फाइन हेयर्स होते हैं जिसको हम वेलस हेयर्स कहते हैं, तो वो अगर रह जाएं तो मैटर नहीं करता। लेकिन अगर दाढ़ी, मर्दाना दाढ़ी वाले बाल वो खत्म हो जाएं, हार्ड बाल आते हैं चिन के ऊपर, देखिए ना रिश्तों में कितना मसला आता है। एक बच्ची है, उसके बड़ी दाढ़ी मर्दाना टाइप बाल हैं, अब उसको बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, लेकिन रिश्ता नहीं हो रहा कि जी उसके चेहरे पे बाल बहुत हैं। तो अगर आप उसके 80% बाल वो खत्म कर दें, हाँ, शी तो कैन कितना गेट कितना मैरिड, चेंज आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब लोग प्रेफर करते हैं वैक्स कराने पर, थ्रेडिंग कराने पर, लेजर ट्रीटमेंट की तरफ लोग इसलिए भी नहीं आते हैं कि पता नहीं शायद स्किन ज्यादा खराब हो जाएगी, पता नहीं इसकी साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। क्या साइड इफेक्ट्स नहीं, तो देखिए बात सुने, मैं फिर बार बार आपके प्रोग्राम में मैं 3 दफा कहता हूँ, साइड इफेक्ट हर चीज के हैं अगर आप प्रॉपर डॉक्टर के पास ना जाएं। लेट्स से कि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, आप किसी सैलून वाली के पास जाकर अगर लेजर ट्रीटमेंट कराएंगे तो ऑब्वियसली आपके बैड इफेक्ट स्किन पर आएंगे। ये तो हर नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ ना, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मुझे एक औरत आके कहे डॉक्टर साहब मेरी डिलीवरी कर दें, आई कांट डू इट। नहीं, बिकॉज आई एम नॉट ट्रेन फॉर दैट। मैं चाहे डॉक्टर हूँ, मैंने गायनी पढ़ी है, मुझे गायनी का सारा आता है, लेकिन मैं उसका स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। इसी तरह जब हमारी खवातीन, प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो गली मोहल्ले में ब्यूटी सैलून्स और पार्लर्स बन गई हैं सब स्ट्रीट्स में, वो ये करती हैं लड़कियां, वहाँ जो ये जॉब कर रही होती हैं, वो FA BA पास, उसने कुछ नहीं किया होता, वो कहती है जी कि ये आप डॉक्टर आतिफ के पास जाएंगी, वो 3-4-5 हज़ार लेगा, मैं 1000 रुपये में कर देती हूँ। अब उसको तो पता ही नहीं है लेजर की ABC, उसको क्या पता कि स्किन के लेयर कितने होते हैं, स्किन बर्न हो जाए फिर वो हमारे पास भेज देगी। फिर हमें फ़ोन करती हैं, डॉक्टर आतिफ मैं फलानी ब्यूटिशियन बोल रही हूँ, मेरी 2 पेशेंट्स की स्किन बर्न हो गई है, क्या मैं भेज दूँ आपके पास, आप काइंडली उसे कर दें, वो तो मुझसे लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं औरतें, आप उसको कर दें। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जितने पेशेंट्स हैं दे शुड गो टू द बेस्ट डॉक्टर, ऑथेंटिक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। स्किन का मामला है, खासतौर पर अगर आप फेस इन्वॉल्व कर रहे हैं तो ये रिस्क कभी मत लीजिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों होता है? आपके बाकी चेहरे पर नॉर्मल बाल होते हैं, कहीं 1-2 जगह पर हार्ड बाल निकलना शुरू हो जाता है, और क्या थ्रेडिंग से ये बाल बढ़ते हैं, क्या वैक्सिंग से ये बाल बढ़ते हैं? देखिए पहले ज़माने में जब लेज़र नहीं होते थे, आपकी वालदा, दादियाँ, नानियाँ, हमारे बुजुर्ग औरतें जितनी भी थीं, वो सब वैक्सिंग थ्रेडिंग करती थी। उस ज़माने में लेज़र का कहाँ रिवाज होता था उस ज़माने में। बल्कि आप मुझे ये क्वेश्चन कर सकती हैं, डॉक्टर साहब बाल ही नहीं होते थे हमारी नानियों दादियों के, तो अब क्यों बाल आ रहे हैं? मुझसे तो पहला क्वेश्चन कहीं पूछते हैं ना, कहीं वो कहते हैं जी मेरी जो दादी थी, उनकी जो बुजुर्ग थे, मैंने सुना है उनके तो चेहरे बिल्कुल ग्लेज्ड होते थे, टांगें साफ, जिस्म साफ। आजकल की हर औरत इतनी हेरी हो गई है, वो तो बाल ही बाल हैं। डाइट ने बहुत गड़बड़ कर रोल प्ले किया। उसके बाद आप लोग खवातीन क्या करती हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं खवातीन की कर रहा हूँ। आप जब खवातीन की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब मेरी बात हो रही है। तो हर खातून को गोरा होने का शौक है। अब गोरे होने के लिए आप क्या करती हैं? गोरे होने के लिए आप क्रीमें लेती हैं बाजार से। वो मैं यहाँ नाम मैं नहीं लेती। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। आपका मतलब है मैं ड्रेसिंग ऑल माय फीमेल इन पाकिस्तान। अच्छा, वो करती क्या है, जब वो टीवी पे, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में, नाम मैं नहीं ले सकता यहाँ उनके क्रीमों के नाम, वो जब देखती हैं वो जाके लेती हैं, वो मुंह पे लगाती हैं, मेरा रंग गोरा हो जाए। उनमें स्टीरॉइड्स होते हैं, और स्टीरॉइड जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब आप स्टीरॉइड को 3-4 महीने लगाएंगी, उससे चेहरे पे बाल आ जाएंगे। स्पेशली लोकल क्रीम्स इस्तेमाल की जाती हैं तो उसके बैड इफेक्ट्स, रिजल्ट तो आपको फौरन मिलना शुरू हो जाते हैं, आप 1 हफ्ते में चिट्टे भी हो जाते हैं, लेकिन आप उसको जरा छोड़कर देखिए फिर आपके रंग के साथ क्या सलूक होता है और आपके चेहरे पर जो बाल आ जाते हैं, वो सब इसी का जो नतीजा है, जो खुद स्टेप्स लिए जाते हैं। जब स्पेशलिस्ट मौजूद हैं आपकी रहनुमाई के लिए, तो फिर आई थिंक खुद से ये मेजरमेंट्स नहीं लेनी चाहिए, खासतौर पर फेस स्किन के हवाले से। डॉक्टर साहब, इन दी एंड कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें? रमजान आ रहा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इंशाल्लाह वी आर ऑल वेटिंग। हम लोग मुसलमान तो पूरा ईगरली वेट कर रहे होते हैं। बस एक काम करें, ये महीना ऐसा है, बाबरकत महीना है, इसमें नमाज ना कोई छोड़ें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, कलामे पाक पढ़ें तर्जमे के साथ। जब तर्जमे से पढ़ेंगे सुकून आएगा, जब सुकून आएगा चेहरे पे नूर आएगा, जब चेहरे पे नूर आएगा तो हर एक को आप अच्छे लगेंगे। बिल्कुल सही, वो पीस आपके चेहरे पर नजर आना शुरू हो जाता है, और इस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए।